ये कहानी शुरू होती है जब असम के रहने वाले चार दोस्त पार्टी मनाने के लिए शहर से दूर पहाड़ियों में जाने का सोचते हैं और ये पार्टी उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। चारों दोस्त पार्टी के लिए पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतों की रोशनी और निरंतर भागती जिंदगी से दूर एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर एक पुरानी एसयूवी कार चल रही थी। उसके अंदर चार युवा थे। आदित्य, जो हमेशा पार्टी का प्लानर होता था, वरुण, जिसकी जबान हमेशा चलती रहती थी, कबीर, शांत लेकिन गहरा, और रोहन, जो बाकियों से थोड़ा अधिक सतर्क और संवेदनशील था। उनका मकसद सीधा था, शहर के शोर से दूर पहाड़ियों के बीच पार्टी मनाना। चारों दोस्त एक पहाड़ की ओर एक सुनसान रास्ते से होते हुए चल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक पुरानी कार दिखी। आगे का रास्ता ब्लॉक था। आदित्य गूगल मैप की तरफ देखता है और उसे एक शॉर्टकट दिखता है जो किसी पुराने गांव से होकर जाता है। वो कार को तुरंत उसी शॉर्टकट में मोड़ता है और चारों दोस्त एक वीरान से जंगल से होते हुए निकल पड़ते हैं। देखते ही देखते वो जंगल बहुत सुनसान और मरा हुआ सा लगता है। जंगल के पेड़ और उनकी शाखाएं ऐसे मुड़ी होती हैं जैसे मानो वो हाथ हों और किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। जंगल में किसी की आवाज़ नहीं, कोई पक्षी नहीं, जैसे जंगल बहुत गहरे राज दफन कर बैठा हो। रास्ते में ही शराब की बोतलें खुल गईं, गाने बज रहे थे, हंसी मजाक का दौर था। तभी कबीर ने गूगल मैप्स पर एक ओल्ड ईसाई कब्रिस्तान देखा। वरुण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चलो एक डरावना सा एडवेंचर करते हैं। रोहन ने मना किया, उसे बाहर का अंधेरा और जंगल के पेड़ बहुत खामोश और टकटकी लगाए हुए लग रहे थे। रास्ता सुनसान, अंधेरे से भरा हुआ, इतना अंधेरा कि हाथ दिखाई ही न दे। उस जंगल में ठंड इतनी कि मुंह से भाप निकलती हुई साफ दिख रही थी। गाड़ी के शीशे पर भाप साफ दिखाई दे रही थी। पूरी रोड पर कोई भी लाइट नहीं, बस अंधेरे में दिखाई देती तो सिर्फ हेडलाइट गाड़ी की, और बस हेडलाइट की बीम अंधेरे को चीरते हुए। गाड़ी को कब्रिस्तान के बाहर ही पार्क करके चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर नशे की हालत में उस कब्रिस्तान की ओर मुड़ते हैं। कब्रिस्तान में बहुत अंधेरा होता है, ना कोई लाइट, ना चांदनी रात, एकदम घनघोर अंधेरा था। चारों दोस्त ने अंधेरे में अपनी फ्लैशलाइट जलाई और सारे नशे में कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। सारे दोस्त मिलकर बहुत हंसते हैं। उनकी हंसी कब्रिस्तान के सन्नाटे को चीरती है, मानो जैसे वो कब्र में सोए हुए को जगा दे। कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही एक असह्य ठंड, सड़े हुए फूलों और कब्रिस्तान की मिट्टी की सड़ांध ने उन्हें घेर लिया। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। एक कब्र पर सिस्टर मैरी एलिजाबेथ 1888 से 1912 भटके हुओं का मार्गदर्शन करने वाली लिखा था। नशे में धुत कबीर ने शराब की बोतल उठाई और बोला, सिस्टर मैरी, आज हमारे साथ पार्टी करो। ये कहते हुए उसने कब्र के पत्थर पर शराब की बोतल उड़ेल दी। उन चारों ने मिलकर कब्र के ऊपर से पत्थर को हटाया। हटाने के बाद जो उन्हें दिखा उससे उनकी सांसें रुक गईं, दिल डर से कांप उठा, चेहरे के भाव बदल गए। कब्र के अंदर एक लाश जो कि सालों बाद भी ताज़ा हो, जैसे कि उसे आज ही दफनाया हो। लेकिन कब्र के पत्थर में पहले ही लिखा था, सिस्टर मैरी एलिजाबेथ 1888 से 1912 भटके हुओं का मार्गदर्शन करने वाली। उसी क्षण एक तीखी सी सीटी हवा में गूंजी। कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से से एक सफ़ेद घूंघटधारी आकृति उभरी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसके घूंघट के भीतर के गहरे अंधेरे में दो चमकदार सफ़ेद बिंदु जगमगाए। आंखें। उन आंखों में सदियों का क्रोध, भूख और उदासी थी। उसने अपनी एक लंबी बेजान उंगली उनकी तरफ उठाई। एक कंपकपाती, गुड़गुड़ाती आवाज हवा में फैली, तुम मेरे हो। वो चारों जान बचाकर भागे, कार तक पहुंचे। इंजन स्टार्ट हुआ और फिर अचानक बंद हो गया। उन्होंने कार छोड़ दी और पैदल ही उस शापित जगह से भागने लगे। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन वो जानते थे वो चीज अब उनके साथ थी। वो भागते हैं और नन उनके पीछे होती है। चारों के चेहरे पर डर और खुद को बचाने का भाव होता है। भागते भागते वो उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां से वो भाग के आए थे, उसी कब्र पर जिसके ऊपर से उन्होंने पत्थर हटाया था। नन के चेहरे पर भूख और गुस्सा होता है, मानो जैसे वो सालों से भूखी प्यासी कब्र के अंदर कैद की गई हो। नन बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए कहती है कि भागो और भागो मुझे, फिर हंसते हुए कहती है, मुझे गर्म खून बहुत पसंद है। नन उन चारों दोस्तों को एक एक करके मारती है। वरुण, जिसे नन कब्रिस्तान में सभी जगह घसीट के ले जाती है, और जब नन आदित्य को घसीट कर ले जा रही होती है तब उसका सर सीमेंट से बने हुए कब्र से टकराता है। वरुण बहुत चीखता चिल्लाता है, बहुत दर्द भरी आवाज में, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो।
और फिर वरुण की चीखें शांति में बदल जाती हैं और नन उसे कब्रिस्तान के पास के पेड़ में लटकाकर बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। वो आंखें नोचती है और कबीर की आंखें निकाल देती है। कबीर दर्द में बहुत चिल्लाता है, पर अब उसकी आंखों की जगह गड्ढा बन गया और उस गड्ढे से खून बहने लगा और उसे सीमेंट से बने हुए कब्र के पास छोड़ देती है। आदित्य, जिसे वो धीरे धीरे जमीन के अंदर गाड़ना शुरू करती है, वो निकलने की और बहुत बचने की कोशिश करता है, पर जमीन उसे निगल जाती है। आदित्य भागता है, लेकिन वो सारी घटना देखकर उसे गहरा सदमा लग जाता है और वो पागलों जैसी हरकतें करता है। अगली सुबह उसी सुनसान रास्ते से गुजरने वाले एक बूढ़ वाले ने कब्रिस्तान के अंदर एक भयानक नजारा देखा। एक लाश, वरुण की लाश, एक पेड़ पर लटकी हुई थी। उसका चेहरा विकृत भय से तना हुआ था। दूर एक कब्र के पास कबीर बैठा था। उसकी आंखों की जगह खाली, खून से सनी हुई गहराइयां थीं। वो बेसुध अपने ही हाथों को जमीन पर रगड़ता हुआ फुसफुसा रहा था। दिखाई नहीं देता, पर वो है, वो यही है। तीसरा आदित्य जमीन में आधा गड़ा हुआ मिला, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। उसके चेहरे पर जमी हुई चीख थी। पुलिस को खबर मिली। कब्रिस्तान के पास के थाने का इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचा। रोहन, चौथा लड़का, अपने घर में एक कोने में सिमटा बैठा था। उसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर पर नीले निशान और वो बार बार कांपते हुए एक ही वाक्य दोहरा रहा था, वो मुझे छोड़ेगी नहीं, हम उसके हैं। रोहन के माता पिता ने एक पादरी को बुलाया। पादरी ने उस पर प्रार्थनाएं और उपचार करने की कोशिश की, पर कुछ पलों में ही उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसे एक भयानक आभास हुआ। इस लड़के पर जो साया था वो साधारण नहीं था। वो सदियों से सोई हुई एक ऐसी इच्छा थी जो अब जाग चुकी थी, जिसे अब कोई बांध नहीं सकता था। पादरी बिना कुछ कहे डरा सा वहां से चला गया। अगली सुबह एक और सदमे की खबर आई। चर्च के उसी पादरी ने आत्महत्या कर ली थी। उसने दीवार पर अपने ही खून से लिखा था, वो आजाद हो चुकी है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसी रात जब रोहन के माता पिता सो रहे थे, अजीब सी खामोशी के बीच रोहन का दरवाजा खुला। वो आदमी जिसकी हालत कुछ घंटे पहले तक भयानक थी, अब शांत चेहरे और खाली नजरों से घर से बाहर निकला और उसी कब्रिस्तान में चला गया जहां नन की कब्र थी। उसकी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लिखा था, मैं केवल उसका हूं और वो मेरी। आज भी वो कब्रिस्तान और वो पहाड़ी रास्ता लोगों के लिए एक अभिशापित जगह बना हुआ है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से अब कोई नहीं गुजरता, और कभी-कभी जब हवा सही दिशा में चलती है तो लोगों को लगता है कि उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई देती है जो कहती है, तुम मेरे हो। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा स्कैरी अनटोल्ड स्टोरीज सुनने के लिए।